हेलो फ्रेंड्स। मैं आप लोगों का अपने एजुकेशनल चैनल पे वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, हम लोगों ने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के 2 लेक्चर्स को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। इसमें पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था ब्लड वेसल्स के बारे में, और दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने हार्ट के बारे में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो मेरा यह रिकमेंडेशन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल गो फॉर दैट वीडियो एंड आफ्टर दैट कम हियर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्लड के बारे में, जो इसका लेक्चर 3 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने उस टॉपिक को। तो ये आपका जो नोट्स है ये आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में है, बट मैं आपके लिए हिंदी भी बोलूँगा तो आप वहाँ से भी इसको अपना प्रिपेयर कर सकते हैं, और समझा तो रहा ही हूँ आपको सारे टॉपिक को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लड, जिसको हिंदी में रक्त या खून भी बोला जाता है। तो देखिए क्या है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कहने का मतलब ये हुआ कि रक्त जो है आपका एक तरल संयोजी ऊतक है। अब ये कहने का अर्थ क्या हुआ कि ये एक तरीके से आपके ऊतक का वर्क करता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये ऊतक क्या होता है। तो ये जो होता है सो कोशिकाओं का एक विशेष समूह होता है, जो आपको किसी विशेष कार्य के लिए विशिष्ट होता है, यानी वो किसी भी प्रकार का एक स्पेसिफिक वर्क करेगा। तो आपका ब्लड किस तरीके का होता है, एक तरल यानी कि फ्लूइड अवस्था में होता है, और ये आपके दो पोर्शंस को आपस में ज्वाइन करने का काम करता है। दैट इज वाई इट्स ऑल्सो कॉल्ड द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे आप लोग देख सकते हैं, स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेमेटोलॉजी। यानी इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन करें। अगर ब्लड के पीएच के बारे में बात किया जाए तो ये ब्लड आपका होता है 7.4, यानी ये आपका स्लाइटली बेसिक होता है, जिसको अगर आप चाहें तो परख सकते हैं। अगर आपके बॉडी का कोई पोर्शन कटता है, लाइक एज अगर आपके दांत से अगर ब्लड आता है, तो इसको आप लोग रियलाइज कर सकते हैं कि आपको थोड़ा थोड़ा सा जो है मतलब स्लाइटली बेसिक जैसे, यानी नमकीन लगता है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको जो है सो मतलब समझ सकते हैं कि ब्लड जो होता है सो आपका इसका पीच 7.4 होता है। और नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम जो होता है किसी भी इंसान के अंदर, तो वो 5 से 6 लीटर होता है, और ये एवरेज है। ध्यान रखिएगा, ये एवरेज है, ये पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है, लेकिन अगर नॉर्मल बोला जाए तो 5 to 6 लीटर ही होगा। ये आपके बॉडी वेट पर भी डिपेंड करता है। अगला पॉइंट भी वही है, बॉडी के वेट का 7 से 10% तक ब्लड जो होता है हमारे बॉडी का एक पार्ट होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई पर्सन का अगर वेट 100 किलोग्राम है, तो उसके ब्लड का जो वेट होगा वो 7 से 10 किलोग्राम के बीच होगा। तो ये 7 से 10% होता है हमारे बॉडी के ऑल वेट का। और यहाँ देख लीजिए कि ब्लड डज नॉट क्लॉट इन ह्यूमन बॉडी बिकॉज ऑफ हिपेरिन नाम का एक हार्मोन होता है हमारे बॉडी में, जो मतलब हमारे शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि अगर आपके शरीर का कोई भी भाग कट या फट जाता है, तो कुछ क्षणों के बाद आप देखते हैं कि हमारे बॉडी का जो मतलब वो ब्लड जो है वो जमना शुरू हो जाता है। लेकिन आपके मन में ये भी सवाल आता होगा कि वो ब्लड तो हमारे शरीर के अंदर भी रहता है, लेकिन वो जमता नहीं है। तो वो उसका उसका जो रीज़न है, ये रीज़न ये है कि वो हमारे बॉडी में एक हेपरिन नाम का एक हार्मोन मौजूद होता है, जो ब्लड को क्लॉट यानी जमने से बचाता है। और हिपेरिन जो है सो किस तरीके से वर्क करता है, एक प्रतिस्कंदक के रूप में। कहने का मतलब ये हुआ कि ये रक्त को जमने से रोकने का काम करता है, यानी प्रतिस्कंदक का काम करता है। अगर हम लोग बात करें, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि ब्लड को डोनेट किया जाता है, तो आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि ब्लड को जब हम लोग डोनेट करते हैं, तो वो ब्लड को अगर वो किसी बोतल या किसी इसमें जमा किया जाता है, तो उसको वहाँ जम जाना चाहिए। तो वहाँ जमने से बचाने के लिए हम लोग यूज करते हैं आर्टिफिशियल एंटी कोगुलेंट्स। यानी ये इंसान के द्वारा ये कोगुलेंट्स बनाया गया है, यानी ये प्रतिस्कंदक इंसानों के द्वारा बनाया गया है, जिसमें हम लोग देते ही क्या है, सोडियम या पोटेशियम ऑक्साइलेट या सोडियम या पोटेशियम साइट्रेट या ईडीटीए, जिसका आपका फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। तो ये आपके लिए ये 3 पॉइंट जो है सो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट्स के रूप में हम लोग सोडियम या पोटेशियम ऑक्साइलेट का इस्तेमाल करते हैं, सोडियम या पोटेशियम साइट्रेट का या ईडीटीए का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आपसे ये सवाल पूछ दिया जाएगा आपके प्री या में बीपीएससी या यूपीएससी या किसी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में, तो इसको आप जरूर नोट डाउन करें। अब अगर हम लोग ब्लड के कंपोजिशन की बात करें कि इसमें कितने प्रतिशत ऑफ ब्लड सेल्स होते हैं, या इसका कंपोजिशन क्या है, इसका बनावट क्या है, तो यहाँ पर आपका ब्लड को 2 भाग में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड सेल्स।
तो ये प्लाज्मा का अगर परसेंटेज देखा जाए हमारे शरीर के ब्लड में तो ये 55% होता है। और ब्लड सेल्स यानी रक्त कोशिकाओं का जो परसेंटेज होता है वो हमारे बॉडी में रेस्ट 45% होता है। अब ये आपके कंपोजिशन यानी उसके अंदर किस तरीके के संगठन मौजूद होते हैं वो उसका मतलब पार्ट है। अब यहाँ देख ले लिक्विड प्लाज्मा जो होता है सो आपका लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने प्लाज्मा के बारे में डिस्कस किया। तो प्लाज्मा जो होता है सो लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड होता है और इसमें प्रेजेंट होते हैं 92% ऑफ वाटर, यानी कि इस प्लाज्मा में 92% ऑफ वाटर मौजूद होता है। और जिसमें होता ही क्या है, प्रोटीन होता है। और उसमें कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, उसमें होते हैं आपके थ्रोम्बिन, एल्बुमिन, ये इसका परसेंटेज होता है 7%। आपसे सवाल पूछ दिया जाएगा कि प्लाज्मा में कितने प्रतिशत ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, तो ये प्रोटीन्स होते हैं थ्रोम्बिन और एल्बुमिन जिसका परसेंटेज होता है 7%। और 1% जो आपका रेस्ट बच गया उसमें आपका ग्लूकोज होता है, यूरिया होता है और हार्मोन्स जो है सो उसमें होते हैं। तो ये आपका प्लाज्मा का पूरा कंपोजिशन हो गया कि प्लाज्मा में किस तरीके से इसके कंपोजिशंस होते हैं। अब अगर हम लोग डिस्कस करें ब्लड सेल्स के बारे में, तो ये ब्लड सेल्स को जो है सो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं ऑलरेडी आपके सामने एक डायग्राम बनाया हुआ है। ब्लड सेल्स को हम लोग 3 भाग में डिवाइड किए हैं। पहला है आरबीसीज, दूसरा है डब्ल्यूबीसीज और तीसरा है प्लेटलेट्स। तो आरबीसीज को हम लोग, इसका दूसरा नाम क्या है, इसको हम लोग इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत बच्चे इसके नेक्स्ट नाम को ही नहीं जानते हैं। तो आरबीसीज को हम लोग इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसीज को हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं और प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में बिम्बाणु बोला जाता है। तो इसके तीनों नाम को आप अच्छे से देखें और समझें। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आरबीसीज के बारे में। तो आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन बोन मेरो, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमारे बोन मेरो यानी अस्थि मज्जा में ये बनता है। आपसे सवाल कर दिया जाएगा कि वेयर इज द आरबीसीज फॉर्म्ड, तो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, इट इज फॉर्म्ड इन बोन मेरो, यानी ये अस्थि मज्जा में बनता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि जो बच्चे होते हैं यानी जो भ्रूण में होते हैं, यानी जो बच्चे माँ के गर्भ में होते हैं, तो उनके अंदर तो बोन मैरो काफ़ी लिटिल अवस्था में नहीं होता है, तो उनके अंदर ये कहाँ बनता है। तो उनके अंदर क्या, उनके अंदर बनता है ये लीवर एंड स्प्लीन में, यानी यकृत और पलीहा में ये जो है सो आपका आरबीसीज का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर बोन मेरो का स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहें तो सिमिलरली इसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है, जिसको मैंने ड्रॉ करने का कोशिश किया लेकिन वो सही तरीके से हुआ नहीं है। आप लोग मैनेज करें। अगला है आपका आरबीसीज काउंट के बारे में। आरबीसीज काउंट की बात की जाए यानी कितना परसेंट ऑफ मतलब हमारे ब्लड में ये आरबीसीज अवेलेबल होता है। तो इसकी अगर संख्या की बात की जाए तो 5 to 5.5 मिलियन पर ml ऑफ द ब्लड, यानी हमारे ब्लड के पर ml में इसकी मात्रा कितनी होती है, 5 से 5.5 मिलियन तक। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा आंकड़ा होता है यह हमारे शरीर में। इसके लाइफ स्पेन यानी ये कितने दिनों तक हमारे बॉडी में अवेलेबल रहता है, तो इसका लाइफ स्पेन जो है एवरेजली देखा जाए तो 120 डेज होता है। और ये डिस्ट्रॉय कहाँ होता है, ये लीवर और स्प्लीन में ही जाके डिस्ट्रॉय होता है। जैसा कि आप देख पा रहे थे कि ये फीटस यानी भ्रूण में ही बनता कहाँ था, लिवर और स्प्लीन में। और ये डिस्ट्रॉय भी कहाँ ही होता है, लिवर और स्प्लीन में ही डिस्ट्रॉय होता है। और इसी वजह से लीवर और स्प्लीन को जो है सो आरबीसीज का कब्रिस्तान भी बोला जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ये लीवर और स्प्लीन को आरबीसीज का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, यानी ग्रेव यार्ड ऑफ द आरबीसीज। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन करें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर आप पॉइंट देख सकते हैं, स्प्लीन इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, यानी कहने का मतलब हुआ कि पलिहा को हमारे शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी क्रिटिकल स्थिति में आपके बॉडी का कोई पार्ट कट जाता है तो ये कुछ बॉडी को अपनी तरफ, कुछ आरबीसीज को अपनी तरफ सोख लेता है। तो इसी वजह से हम लोग स्प्लीन को ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी भी, यानी कि रक्त का यानी हमारे शरीर का बैंक भी बोला जाता है इसको। और आप लोग ये वेल नोन फैक्ट है कि आरबीसीज कॉन्टेन हेमोग्लोबिन, यानी आरबीसी के अंदर क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है, जो करता ही क्या है कि ये ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है और हमारे शरीर में एनर्जी भी इसी के माध्यम से पहुंचाया जाता है। देख सकते हैं अगला पॉइंट, हेमोग्लोबिन इज अ रेड पिगमेंट, यानी हेमोग्लोबिन जो होता है सो लाल रंग का एक रंजक होता है। अब यहाँ पर मैं रंग इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ इस वजह से क्योंकि अगर कोई भी रंग जो होता है सो अगर लिविंग होता है तो उसको हम लोग रंजक के नाम से जानते हैं, यानी पिगमेंट बोलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हेमोग्लोबिन एज इज एन आयरन कॉन्टेनिंग प्रोटीन। कहने का मतलब ये हुआ कि हेमोग्लोबिन में आपका क्या मौजूद होता है, आयरन मौजूद होता है। और ये आप जानते हैं कि इसमें प्रोटीन भी अवेलेबल होता है।
अब यहाँ देखिए आपके सामने मैं आरबीसी का एक फिगर ड्रॉ करने का कोशिश किया हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं आरबीसी यहाँ पर मैंने बताया कि ये रेड पिगमेंट होता है और इसमें मौजूद ही क्या होता है, हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन की वजह से ही जो होता है सो आरबीसी आरबीसी जो है सो लाल होता है, और आरबीसी की वजह से जो होता है आपका रक्त क्या होता है, लाल रंग का होता है। और यहाँ एक पॉइंट आप देख सकते हैं ब्लड की कमी से, तो ब्लड की अगर कमी हो जाए तो हमारे शरीर में क्या होगा, एनीमिया। एनीमिया यानी विटामिन बी 12 की कमी हो जाएंगी, जैसा कि आप समझ सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ब्लड की कमी से हमारे शरीर में एक रोग हो जाता है जिसको हम एनीमिया बोलते हैं, और ये विटामिन बी 12 की कमी से भी हो जाता है। और अगर इसको हम लोग आयरन सोर्स की अगर बात करें तो आयरन आयरन का जो सबसे रिचेस्ट सोर्स होता है पालक को माना जाता है, और शेप के अंदर भी क्या होता है आपका आयरन अवेलेबल होता है। यहाँ देख सकते हैं इनिशियल स्टेज आरबीसीज हैज़ नो माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिकांग एंड लाइसोसोम। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आरबीसीज अपने शिशु अवस्था में होता है तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिकांग और लाइसोसोम नहीं होता है। इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन करें, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और रेड ब्लड कार्पोसेल्स यानी आरबीसी का फुल फॉर्म ही क्या होता है, रेड ब्लड कार्पोसेल्स मैच्योर आरबीसी डू नॉट कंटेन केंद्रक और कोशिकांग। कहने का मतलब ये हुआ कि जो मैच्योर होते हैं, जो पूरे तरीके से बिल्ड हो जाते हैं अपने युवा अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो उसके अंदर केंद्रक और कोशिकांग अभी अवेलेबल नहीं होता है। अगर आरबीसी की संरचना की बात की जाए तो ये बाइकॉनकेव एंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, बाइकॉनकेव एंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। और कैमल और लामा में ये किस तरीके का होता है, ये स्फेरिकल होता है। तो फ्रेंड्स, ब्लड के सबसे वेरी फर्स्ट पोर्शन को हम लोगों ने कवर किया, यानी आरबीसीज के बारे में बहुत सारे नॉलेजेबल थे फैक्ट को हम लोगों ने देखा, और इसके रेस्ट जो पोर्शन है उसको मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। तो फ्रेंड्स, आप हमारे साथ जुड़े रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।